देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री से भी टूट गई जनता की पूरी उम्मीद। दोस्तों इसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री के घर के बाहर तेजी से बढ़ने लगी भीड़। बताएंगे आगे हुआ किस तरीके का नया बवाल, और अमित शाह की चाणक्यगिरी एक बार फिर से हो गई है फेल। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बंगाल में दौरे से पहले पार्टी के एक कार्यकर्ता की टीएमसी के गुंडों के हमले में गई जान के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जोरदार तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हो गए हैं फायर। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी ने क्या बोला, और इसके बाद चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर असम के अंदर देर रात तक जाकर दिया जा रहा है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जोरदार तरीके का पहरा। दोस्तों और नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध गुलामी करते हैं भाजपाई, और राहुल गांधी ने ये बातें क्यों बोली है बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के दो गुटों में जमकर हो गई पत्थरबाजी। बताएंगे कौन से इलाके से ये बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता है जा रहा है और इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 4 फरवरी 2026 को एक बड़ा फैसला लिया जाता है। दोस्तों और मणिपुर में चल रही हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी को लगता है कि नई सरकार का गठन कर दिया जाए, यानी राष्ट्रपति शासन को हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एन बीरेन सिंह को हटाकर अमित शाह के कहने के बाद एक नए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया। दोस्तों मणिपुर में नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया 4 फरवरी 2026 को। दोस्तों लोक भवन इम्फाल में जाकर उन्होंने गवर्नर के सामने शपथ ले लिया, और इसे अमित शाह का दावा था कि वो चाणक्य नीति अपना रहे हैं और इसके बाद मणिपुर के अंदर शांति हो जाएगी, यानी एन बीरेन सिंह के कारण ही विवाद हो रहा है। एन बीरेन सिंह जाएंगे और शांति हो जाएगी, लेकिन 4 फरवरी से लेकर दोस्तों आज अप्रैल 25 हो गया, लेकिन अमित शाह का दावा ग्राउंड स्तर पर, जमीन स्तर पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया दोस्तों, बल्कि और ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी नए मुख्यमंत्री को लेकर भी आम जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है दोस्तों। और बीजेपी के मुख्यमंत्री आवास की ओर पहली बार, यानी नए मुख्यमंत्री के आवास की ओर पहली बार प्रदर्शनकारियों की एक भारी भीड़ आगे बढ़ती है दोस्तों, और भीड़ आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री आवास की ओर जाती हुई दिखाई देती है दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आते हुए देख पुलिस व्यवस्था के लोग पूरी तरीके से चौकन्ने हो जाते हैं दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए सारे बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, और प्रदर्शनकारियों ने नारे तख्तियों पर लिखे हुए थे। बिष्णुपुर जिले के अंदर हाल ही में एक बम धमाके में 2 बच्चों की मौत के मामले को लेकर जोरदार तरीके से विरोध जताया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर नए मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह को लेकर भी पूरी तरीके से लोगों का भरोसा हट चुका है, और लोग नई सरकार के अंदर भी उम्मीद खोते चले जा रहे हैं दोस्तों। काफी ज्यादा बवाल के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अगर मामला नहीं थमा तो फिर हम आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर और ज्यादा मजबूती के साथ में धावा बोलेंगे। इससे पहले भी मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर बार बार कोई ना कोई प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है दोस्तों, जिस कारण से मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन नए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का माहौल बन जाना, और केवल 4 महीने के अंदर दोस्तों इससे पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार मणिपुर के अंदर कितने खराब तरीके से चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर मांगे इंसाफ और अमित शाह को देना चाहिए सबसे पहला इस्तीफा, गृह मंत्रालय के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा भी उन्हीं के हाथ में है दोस्तों, और इसीलिए अमित शाह को बंगाल में जाकर अराजकता है इस तरीके की बातें करने की जगह मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। और मणिपुर नहीं संभल रहा तो अमित शाह को पहली फुर्सत में इस्तीफा सौंपना चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव में 152 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों। ऐसे में एक सीट आसनसोल की सीट थी जहां पर वोट डाले गए पहले चरण के चुनाव में, वहां कांग्रेस पार्टी के एक नेता की जान ले ली गई दोस्तों। आपको बता दें कि आसनसोल उत्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रश्नजीत पुईताड़ी के एक करीबी सहयोगी और कांग्रेस पार्टी के नेता पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडों ने हमला बोल दिया दोस्तों, और टीएमसी के गुंडों के हमले के कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की जान चली गई। ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बीते दिन जब रैली करने के लिए आए दोस्तों तो उनका गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के साथ में किए गए दुर्व्यवहार और उसकी जान लेने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझ पर 36 केस दर्ज है, 55 घंटे मैं पूछताछ में शामिल हुआ। ममता पर क्यों बीजेपी के लोग मेहरबान है, इस बार में आप लोगों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी हुगली जिले के सेरामपुर के अंदर रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मेरे ऊपर 36 केस किए
हुए हैं। ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की, लेकिन ममता बनर्जी पर एक भी केस नहीं हुआ है। उनका जवाब था कि ममता बनर्जी ने कभी भी बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए उन्हें बार बार बीजेपी द्वारा छोड़ दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने रैली को लेकर कहा कि देश में दो अलग अलग सोच है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान, एकता और भाईचारे की बात करती है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत, हिंसा और अहंकार की बात करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से। इसी के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली थी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के अंदर प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी कुछ एक सीटों पर लड़ रही है, लेकिन मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, यही बड़ा कारण है कि टीएमसी के लोग भी कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे दोस्तों, और कार्यकर्ताओं पर सीधा हमला किया गया। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी ने पूरी तरीके से ईवीएम पर नजर बनाए रखी है दोस्तों। राइजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई ने शिवसागर में जाकर ईवीएम के स्ट्रांग रूम का दौरा किया और हालात के बारे में पूरी चर्चा की गई कि सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा, ताले सही से लगाए गए हैं या नहीं, किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है, और ये सारी खबरें ली गई दोस्तों। इसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद उन्होंने 4 तारीख तक इंतजार करने की अपील की। देखते हैं 4 तारीख को क्या कुछ बॉक्स में से निकलकर सामने आएगा दोस्तों। असम के अंदर काफी ज्यादा उम्मीद में है, खासकर छोटी पार्टी के लोग, जिसमें लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी है, और जिन क्षेत्रों के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर हो रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी उभर कर सामने आ रही है दोस्तों। चाहे मुर्शिदाबाद, मालदा हो या फिर बहरामपुर का इलाका हो, उत्तर दिनाजपुर का इलाका हो, हर जगह पर पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से स्थापित किया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी वाले काफी ज्यादा चिढ़ रहे हैं दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने नागपुर यानी आरएसएस के मुख्यालय का नाम लेते हुए जोरदार निशाना साधा दोस्तों। दरअसल अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधव के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को दावा किया कि आरएसएस संगठन असल में राष्ट्रीय सरेंडर संगठन हो चुका है, यानी आरएसएस का सीधा मतलब यह है कि ये लोग सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर संघ है। और राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ आरएसएस नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध गुलामी करता है, और उन्होंने आरोप लगाया कि राम माधव ने संघ का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब कर दिया है दोस्तों। यानी आरएसएस और बीजेपी से जुड़े टॉप लेवल के लीडर जो माने जाते हैं राम माधव, उन्होंने अमेरिका के अंदर इस बात को स्वीकार किया कि रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद किया गया क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। इसी तरीके से और भी कई मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं और आरएसएस का जो उन्होंने फुल फॉर्म दिया है राष्ट्रीय सरेंडर संघ, इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को महिला विरोधी बताकर बीजेपी की नेत्री विरोध कर रही थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक अनुपमा जायसवाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी दोस्तों, लेकिन पता चलता है कि पुतला फूंकते फूंकते बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा ही जल जाता है दोस्तों। उनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमएलए अनुपमा जायसवाल का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद इलाज चल रहा है दोस्तों। सवाल यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन अब हालचाल जानते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कहा कि सब दुआ करते हैं कि मंत्री सही हो जाए और अगली बार राहुल गांधी अखिलेश यादव का पुतला फूंकने से पहले 10 बार सोचे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी कहने की जगह बीजेपी वालों को महिला विरोधी कहा जाना चाहिए और बीजेपी वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रक यूनियन की अध्यक्षता को लेकर आम आदमी पार्टी के 2 गुटों में जमकर पथराव हो गया दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए लगातार आए दिन कोई ना कोई उल्टी सीधी खबर सामने आती रहती है दोस्तों। पंजाब के भवानीगढ़ के अंदर ट्रक यूनियन विवाद को लेकर अब राजनीतिक और कानून व्यवस्था से जुड़ा यह पूरा मामला बन चुका है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के 2 गुटों में जमकर टकराव हो गया, जिसने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया दोस्तों। दरअसल मामला है भवानीगढ़ ट्रक यूनियन से जुड़ा हुआ, जहां प्रधान पद के चुनाव को लेकर आपस में 2 गुट टकरा गए दोस्तों, और एक धड़ा गुरमैल सिंह घराचो का समर्थन कर रहा था, दूसरा धड़ा संगरूर के विधायक नरेंद्र कौर भराज के समर्थक का था दोस्तों। और ऐसे में दोनों के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी पार्टी को संभाल पाना काफी मुश्किल भरा काम है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर भवानीपुर सीट पर जोरदार तरीके का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, आज और कल का। ऐसे में भवानीपुर में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है दोस्तों। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक जनसभा माइक विवाद के कारण बीच में बाधित हो जाती है दोस्तों। इस दौरान बदला लेना होगा कहकर मंच से उतर जाती है ममता बनर्जी दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी की ओर से जानबूझकर उनकी रैलियों में बाधा डाली जा रही
रही है। दरअसल भवानीपुर में मात्र 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी अपनी सभा कर रहे थे दोस्तों, और आवाज ममता बनर्जी की रैली तक आ रही थी। इस बात को लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहीं ना कहीं प्रशासन पर स्थिति को कंट्रोल में करने में पूरी तरीके से विफल होने को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पिछौर से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का थार कांड और उसके बाद लोधी की आईपीएस अफसर को दी गई धमकी का मामला अभी ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और मामले में एक और मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर फंस चुका है दोस्तों, यानी बीजेपी की सरकार इतने सालों से चल रही है तो मध्य प्रदेश के अंदर नेताओं के सर पर पूरी तरीके से सत्ता का खुमार चढ़ चुका है। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के बड़े भाई इंदर सिंह चौहान से जुड़ा पूरा मामला है दोस्तों। चौहान के खिलाफ महिला सीईओ को धमकाने, अभद्र और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। घटना 22 अप्रैल की है, जब इंदर सिंह चौहान अली राजपुर दक्षिण पंचायत की मुख्य कार्यालय अधिकारी सीईओ प्रिया काग पर भड़क गए थे दोस्तों। वे कन्या विवाह योजना में पहले से ही विवाहित आवेदकों के आवेदन निरस्त किए जाने को लेकर नाराज थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंदर सिंह महिला सीईओ को मारने के लिए दौड़ते हैं, धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा और तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा, यहाँ सब मेरी मर्जी से होगा। लेखा अधिकारी सावन भिंडे ने उन्हें रोका। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी गुंडागर्दी सोशल मीडिया पर वीडियो बनकर सामने आई तो लोगों ने जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी और मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे व्यक्ति पर उचित और मजबूत कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 तारीख को होने वाली है दोस्तों। मतगणना से पहले मुर्शिदाबाद के सागर दीघी से निवर्तमान विधायक बायरन विश्वास ने ईवीएम सेंटर पर जाकर जोरदार तरीके का हंगामा किया दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। फरक्का, शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज और जहांगीरपुर के साथ साथ सागर दीघी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से निकलने के बाद ईवीएम की गिनती होगी दोस्तों। स्ट्रॉन्ग रूम यानी जंगीपुर का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं पर ये सारे विधानसभा की ईवीएम रखे गए हैं दोस्तों। ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये ईवीएम के लिए सेंटर बनाया गया है। वोटों की गिनती 4 मई को इसी कॉलेज के परिसर के अंदर होगी। सागर दीघी से निवर्तमान विधायक और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बायरन विश्वास ने आरोप लगाया कि रात करीब 10 बजे वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहुंचे तो उनको पता चला कि सीसीटीवी कैमरा तो लगाया गया है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है, यानी कहीं पता नहीं चल पा रहा कि आखिर अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे में दोस्तों इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई। तो रात में 1:30-2 बजे के आसपास स्क्रीन लगाया गया दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी नाराजगी बड़े विपक्ष के लोगों में दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग की तैयारियां पहले से ही सवालों के घेरे में है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर हलचलें तेज है दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नया समीकरण बन रहा है? क्या क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज एकजुट होकर बीजेपी से छिड़कने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम बोझ है तो हमको बता दो, 2027 के विधानसभा या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बता दो, क्षत्रियों को एकजुट करना हम शुरू कर देंगे। यानी क्षत्रिय समाज के लोगों के बारे में बीजेपी अपनी राय स्पष्ट करे कि क्या क्षत्रिय समाज को बीजेपी अपने से अलग समझती है और क्षत्रिय समाज के लोगों को न्याय नहीं देगी तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सवर्ण समाज की एकजुटता 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सवर्ण समाज में बड़ी आबादी ब्राह्मण समाज के लोगों की है और क्षत्रिय समाज को मिला दे तो आंकड़ा 15% प्लस पहुंच जाता है, जो पूरी तरीके से चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा दोस्तों। 2024 के चुनाव में बीजेपी से राजपूत समाज के लोग अलग हो गए थे, क्षत्रिय समाज के लोग अलग हो गए, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा क्या नतीजा उत्तर प्रदेश के अंदर बना दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दक्षिण भारत के अंदर एक नई पार्टी का जोरदार तरीके से एंट्री हुआ है दोस्तों। पूर्व भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सांसद और एमएलसी कलवा कुंतल कविता यानी के कविता ने शनिवार को हैदराबाद के अंदर एक चुनावी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए अपनी पार्टी की शुरुआत कर दी दोस्तों। और यह सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं से घिरी हुई नजर आ रही थी, जो सभी इन सांस्कृतिक संगठनों का हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ टीआरएस का तेलंगाना में विस्तार भी नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी तेलंगाना से बढ़कर आगे बीआरएस अपने आप को देख रही थी। हालांकि बाद में केसीआर को झटका लगा जब वो चुनाव हार गए और रेवंत रेड्डी चुनाव जीते। उसके बाद अब उनकी बेटी के कविता नई पार्टी बना रही है दोस्तों। कविता ने समर्थकों के बीच में नई पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का नाम शॉर्टकट में देखे तो टीआरएस होगा, यानी केसीआर की जो पुरानी पार्टी थी जिसका नाम टीआरएस पार्टी था दोस्तों, उसी के तर्ज पर यह नाम रखा गया है। टीआरएस पार्टी का नाम तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुआ करता था, लेकिन जो के कविता ने अपनी पार्टी का नाम रखा है वो तेलंगाना राष्ट्रीय सेना रखा है दोस्तों। यानी इससे पता चल रहा है कि टीआरएस शब्द के इस्तेमाल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। के कविता देखते हैं अपने भाई केटीआर को क्या नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, और क्या राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगी। जो भी आप लोग की राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी को थालापति विजय के साथ में तेलंगाना के अंदर गठबंधन करना चाहिए था दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कहा कि आखिर किनके कहने पर कांग्रेस पार्टी आला कमान ने फैसला लिया और डीएमके के साथ चले गए, इसका जवाब तय होना चाहिए, क्योंकि कई तरीके के सर्वे बता रहे हैं कि थालापति विजय की पार्टी के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी जाती तो दोनों का फायदा मिलता दोस्तों। और थालापति विजय की वजह से ही वोटिंग परसेंटेज में इतना इजाफा देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अगर डीएमके की सरकार नहीं बनती राज्य में दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी को काफी पछतावा होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास मौका था कि वो तमिलनाडु के अंदर अपनी पहचान को स्थापित करे और थालापति विजय के साथ मिलकर आगे बढ़े, लेकिन थालापति विजय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो मामला काफी गंभीर है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा बोल देते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। भजन लाल शर्मा एक बार फिर से पेपर में लिखी बातें पढ़कर बोल रहे थे दोस्तों, और पढ़ते वक्त भी बीजेपी के नेता भजन लाल शर्मा कहते हैं कि भला हो भजन लाल जी का मोदी मुख्यालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं बताया, पर्ची जितना ज्ञान पर्ची हो पहचान, तो फिर ऐसा मुख्यमंत्री धन ही है राजस्थान जिसको मिल गए हैं। यानी भजन लाल शर्मा जब भी बोलते हैं दोस्तों पार्टी को फंसा देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान देते हुए इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यानी मुख्य न्यायाधीश को देश का मुख्य न्यायाधीश बोलने की जगह भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश बता दिया दोस्तों। इस बात को लेकर राजस्थान पीसीसी की ओर से तंज कसा गया है और कहा गया कि इन्होंने भला हो इनका कि इन्होंने बीजेपी या फिर आरएसएस का मुख्य न्यायाधीश नहीं बता दिया। कुल मिलाकर दोस्तों चीफ जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे जिन्हें लेकर ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनको पता भी नहीं है कि देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, किसी भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और 16 अन्य लोगों पर 2014 में अफ्रीकी महिला से मारपीट के मामले को लेकर फैसला सुनाया है दोस्तों। इन सबको बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। जनवरी 2014 में सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के अंदर इलाके में एक छापा मारा था, जहां पर आरोप लगाया गया कि भारती और उनके समर्थकों ने अफ्रीकी महिलाओं के साथ में मारपीट की। कुल मिलाकर दोस्तों सोमनाथ भारती का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता था। ऐसे में सोमनाथ भारती पर जो कार्रवाई चल रही थी उसमें अब ये मामला जो सामने आया है दोस्तों, और एक तरीके से क्लीन चिट इनको मिला है, बरी हो गए हैं। तो क्या ये बरी हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि अब आम आदमी पार्टी में काफी कम नेता बचे हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद है दोस्तों। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पार्टी खत्म होती हुई नजर आने लगेगी और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को ये जो राहत मिली है, तो क्या ये राहत सच में है या फिर राहत दिलवाई गई है? जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर क्या केटीआर और के कविता के चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, यानी केसीआर की बेटी के कविता की नई पार्टी बनाने से क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? इस पर लगातार चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो विपक्ष के वोट है, खासकर जो बीआरएस के वोट जो बीजेपी में जाने वाले थे, वो वोट अब के कविता के साथ में आ जाएंगे। या तो के कविता को वोट मिलेंगे या बीआरएस पार्टी के नेता को वोट मिलेंगे। दोनों कभी भी अलग अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा खासकर तेलंगाना के अंदर एकदम पॉजिटिव सकारात्मक बात है कि के कविता ने अपनी नई पार्टी बनाई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में अब 33% महिला पदाधिकारी शामिल होंगी। ये फॉर्मूला संसदीय बोर्ड से लेकर सचिव स्तर तक लागू किया गया है दोस्तों। राज्यों में भी ये व्यवस्था अपनाई जाएगी। संगठन महासचिव की निगरानी में इसे लागू किया जा रहा है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है? क्योंकि अगर वाकई इनको प्रतिनिधित्व बढ़ाना होता तो पहले मंत्रालय में बड़े बड़े पोस्ट पर महिलाओं को पहुंचाने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। केवल 33% आरक्षण देकर बीजेपी को लग रहा है कि वो न्याय सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन अभी भी आरक्षण का नियम तो लागू हुआ नहीं है। 33% महिला रिजर्वेशन का नियम लागू नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है दोस्तों। पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया गया, यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे थे, इसीलिए कार्रवाई की गई है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण के होने वाले चुनाव से पहले संदीप गराई जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डायमंड हार्बर थे उनको हटाया। साजल मंडल जो एसडीपीओ डायमंड हार्बर थे उनको हटाया गया। मौसम चक्रवर्ती जो इंस्पेक्टर इंचार्ज डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन, अजय बाग इंस्पेक्टर इंचार्ज फलता पुलिस स्टेशन और शुभेचा बाग ऑफिसर इंचार्ज स्थायी पुलिस स्टेशन को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए सिस्टम को चुनाव आयोग का दावा है कि कई सारे ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो अभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के दावे हैं दोस्तों। टीएमसी वालों का दावा है कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
आज 26 अप्रैल है दोस्तों और सवर्ण समाज के कई सारे संगठन प्रदर्शन करने को लेकर माहौल बना रहे थे दोस्तों। 26 तारीख को आज धरना देने के लिए जंतर मंतर जा सकते थे। जंतर मंतर को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर की गई थी, लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि 26 अप्रैल को यानी आज तथाकथित तौर पर होने वाली बैठक को कैंसिल कर दिया गया दोस्तों और धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। खासकर यूसीसी के मामले को लेकर साथ साथ कांग्रेस पार्टी शासित तेलंगाना में एक्स हैंडल पर यूएपीए दर्ज किया गया है और पुलिस ने कंपनी को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है। दोस्तों आपको बता दें कि तेलुगु स्क्राइब ने तेलंगाना पुलिस द्वारा यूएपीए की कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रही है और जहां राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, रेवंत रेड्डी के उल्टा काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों तेलुगु स्क्राइब हैंडल से जुड़ी जानकारी मांगी गई है और तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी से ही नजर आ रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ कई इलाकों के अंदर बढ़ा है। ऐसे में चुनाव से मात्र 96 घंटे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के मोगरा हाट पश्चिम से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे व्यक्ति को पार्टी ने यानी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है दोस्तों। पार्टी ने 294 सीटों अपने लोग उतारे हैं, जिसमें से पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस लगभग 20 सीटों के इर्द गिर्द है दोस्तों। इससे ज्यादा राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ेंगे और आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।